yes, लोग भूल गए हैं कि होमवर्क क्या मिला, तो क्या क्यों भूल गए क्या? क्या मिला तो होमवर्क? जस्ट टेल मी व्हाट वाज द होमवर्क? बताइए। बताओ भाई हिमांशु। सर आपने ह्यूमन क्लासिफिकेशन बताया था और नोटोकॉर्ड तक करने के लिए पढ़ाए ह्यूमन क्लासिफिकेशन। किया कि नहीं किया ये बताओ पहले। यस नहीं सर किया ना? किया है सर। किया तो बताओ, क्लासिफिकेशन बताओ ह्यूमन का। सर इसका किंगडम एनिमेलिया है, फाइलम चौडेटा, क्लास मैमिलिया, ऑर्डर प्राइमेट्स, फैमिली देखिए होमोमैनाइट। आपकी वॉइस कट रही है। मेरी टैक्सॉन एंड कैटेगरी। जैसे ह्यूमन बीइंग सबसे पहले बताऊं मैं आपको, वो आते हैं, इनका जो किंगडम है वो उनका किंगडम होगा क्या? एनिमेलिया। ठीक है पूजा, इनका किंगडम क्या है? एनिमेलिया। इनका फाइलम क्या है? कॉर्डेटा है, क्योंकि इसके अंदर नोटोकॉर्ड पाया जाता है, बाद में वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट होता है। इनका क्लास मैमिलिया। क्या है? मैनेजर। ठीक है, आर यू देयर? हाँ, क्लास इनका क्या है? मैमेलिया। इनका ऑर्डर क्या है बेटा? इनका ऑर्डर है प्राइमेट्स। आपका प्राइमेट। इनका ऑर्डर होगा प्राइमेट। ठीक है, ऑर्डर के बाद आपकी आती है फैमिली। इनकी फैमिली कौन सी है? होमिनिडी। और इनका जीनस क्या है? होमो होमो और इनकी स्पीसीज क्या है? होमो स्पीसीज। नहीं है, ठीक है। बेसिकली आपका होमो सेपियन। क्या नाम है इसका? होमो सेपियन। ठीक है, हमारा क्लासिफिकेशन। ठीक है, क्राइटेरिया ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन। तो इस क्राइटेरिया ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन में तो सबसे पहले हम आप बता सकते हैं कौन कौन से हमारे के बारे में हमें। बेटा ये आपका होगा यहाँ पे, तो इस पे देखो शर्मा यहाँ क्या कर रही है। ठीक है, मैं दिखाता हूँ आपको। पहले तो आप लिखिएगा इंपॉर्टेंट फाइल। हमारा कौन कौन सा है? ठीक है, मेरी वॉइस कट रही क्या पूजा? यस सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। वी हैव टू स्टडी। जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट फाइला है
वो फाइलम हमारा आता है प्रोटोजोआ। मेरी बात को ध्यान से सुनते हुए चलिएगा। प्रोटोजोआ, प्रोटो मतलब प्रिमिटिव, ज़ून मतलब एनिमल। ये ऐसे फाइलम थे जिनमें जो एनिमल्स थे सबसे प्रिमिटिव टाइप के थे, यानी कि जब धरती बनी तो पहले एनिमल जो हमारे आए दुनिया में वो सबसे पहले प्रोटोजोन मेंबर से बिलोंग करते थे। इसका जो एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल आपका होगा अमीबा, पैरामीशियम, अमीबा एंड पैरामीशियम। क्या आपने कभी अमीबा पैरामीशियम के बारे में सुना है? यस सर, सुना है। ठीक है, दूसरा जो फाइलम आता है, सीक्वेंस यही है, सीक्वेंस आपका यही है। एक आपके साइंटिस्ट हुए हैं डॉब्जेंस्की। डॉब्जेंस्की ने क्या कहा कि नथिंग मेक्स सेंस इन द बायोलॉजी एक्सेप्ट इन द लाइट ऑफ इवोल्यूशन। बायोलॉजी में कोई भी चीज पढ़ना सेंसलेस है अगर उसको आप इवोल्यूशन से रिलेट करके नहीं पढ़ते हैं तो क्या मतलब है इस चीज का कि इवोल्यूशन से हम कैसे रिलेट करते हैं? क्या इस बात को आप रिलेट कर सकते हो कि कैसे इवोल्यूशन को हम स्टडी से रिलेट करेंगे? बेटा एक्चुअल में क्या है कि विदाउट इवोल्यूशन किसी भी ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट पॉसिबल ही नहीं है। जैसे लेट मी वन एग्जांपल, मुझे एक एग्जांपल लेने दीजिए। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि सन 2004, फिर आता है सन 2006। 2004 के आसपास हम लोगों ने मोबाइल को देखना शुरू किया, जैसा कि हमारे पास मोबाइल आया था। और जो पहला मोबाइल आया था वो था आपका नोकिया 33। फिर इसी के सीरीज में नोकिया 1200 आया, नोकिया 1600 आया। ये सीरीज आए थे मोबाइल। और आज हमारे पास जो मोबाइल फोन है उसमें है आपका आईफोन 12। आप बताइए, अगर मोबाइल की ये सीरीज यहाँ पर ना होती तो क्या अचानक से हम आईफोन 12 बनाते? नो सर। पॉसिबल था? आईफोन 5, आईफोन 6, आईफोन 7, आईफोन 10, आईफोन 12, यहाँ पर भी तो इवोल्यूशन हुआ। इवोल्यूशन होने का मतलब ये नहीं है कि पुरानी चीजें खत्म हो जाती हैं, पुरानी चीजें एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन उन्हीं पुरानी चीजों में मॉडिफिकेशन हो जाता है। जब उन्हीं पुरानी चीजों में मॉडिफिकेशन हो जाता है तो एक नई चीज इवॉल्व हो जाती है। और ये जो मॉडिफिकेशन होता है ये मॉडिफिकेशन अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट होता है। हो सकता है उनके जेनेटिक लेवल पर कोई मॉडिफिकेशन हो जाए, तब उनके अंदर चेंजेस आ जाते हैं। बड़ी सिंपल सी बात है कि आपके घर में दादाजी हैं, वो दादाजी पबजी खेलना नहीं जानते लेकिन आप पबजी आसानी से खेल लेते। बोलो, आवाज चली गई बीच आप में सर आपको। चलिए आप क्या बताइए कहा था? कि मैंने ये कहा था कि दादाजी पबजी खेलना नहीं जानते लेकिन आप पबजी खेलना जानते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि, मतलब इसका मतलब ये है कि उस पर्सपेक्टिव में टेक्नोलॉजी के मामले में आप दादाजी से एडवांस हैं। नहीं। वैसे ही यहाँ पर जब हम शुरू करते हैं फाइलम प्रोटोजोआ से शुरू करते हैं, प्रोटोजोआ से पोरीफेरा, पोरीफेरा से सिलेंट्रेटा, सिलेंट्रेटा से टीनोफोरा, टीनोफोरा से आपका आता है प्लेटिहेल्मिन्थेस, प्लेटिहेल्मिन्थेस के बाद निमेटहेल्मिन्थेस, निमेटहेल्मिन्थेस के बाद आपका एनिलिडा, फिर आपका आता है आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा के बाद आपका मोलस्का, मोलस्का के बाद आपका इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा के बाद आपका कॉर्डेटा। ये जो पूरा सीक्वेंस आपका चला, इनमें से जैसे जैसे सीढ़ियों को हम ऊपर जाते जा रहे हैं वैसे वैसे एक एनिमल या एक फाइलम दूसरे फाइलम से, यानी अपने प्रिमिटिव वाले फाइलम से एडवांस होता जा रहा है। मतलब पुराने जमाने की बात छोड़ करके हम एक नए जमाने में जा रहे हैं। इसी को इवोल्यूशन कहा जाता है। दूरदर्शन चैनल चलता था पहले, अब दूरदर्शन कोई नहीं देखता है। पहले टीवी बड़ी सी हुआ करती थी, तब टीवी कहाँ है? आपके सामने है, लैपटॉप के शक्ल में। टीवी कहाँ है? एलसीडी बिल्कुल एकदम बारीक थी, एलईडी टीवी आ गई है।
ये सब टीवियों की बात, ये जो टीवीज हैं इसकी बात अगर आज से हम 20 साल 25 साल अगर कहते किसी को तो लोग आपको पागल कहते, बोले ये पॉसिबल ही नहीं, कैसी बात है। आज से 15 साल पहले अगर ये बात कही जा रही, 10 साल पहले, कि एक दौर ऐसा आएगा जब बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई करेंगे, मोबाइल से पढ़ाई करेंगे, लैपटॉप से पढ़ाई करेंगे, और सामने वाला टीचर बैठ करके आपको पढ़ाता रहेगा, और दूसरा बच्चा जो अपने अपने घर में बैठा हुआ है वो सामने टीचर को देख करके पढ़ेगा भी और वहां से नोट भी नोट करेगा। उस वक्त पागलपन लगता है। कोरोना आने से पहले हमारा मोड ऑफ टीचिंग अलग था, अब हमारा मोड ऑफ टीचिंग अलग है। ठीक है, अब हमारा क्या है, मोड ऑफ टीचिंग बिल्कुल अलग है। तो उसके पीछे का रीजन क्या है? उसके पीछे का रीजन ये है कि हम अपने आप को मॉडिफाई किए हैं अकॉर्डिंग टू नीड, अकॉर्डिंग टू करंट सिनेरियो। ठीक है, अकॉर्डिंग टू करंट सिनेरियो। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आई? स्क्रीन शेयर हो रही ना आपको? यस तो सर। बेटा जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे, जैसे जैसे हम इवोल्यूशन की तरफ जाएंगे, वैसे वैसे क्या हो रहा है, वैसे वैसे यहाँ पर चेंजेस आते जाएंगे, चेंजेस आते जाएंगे। जैसे बड़ी सीधी सी बात आपको मैं बताऊं, जब मैं कॉर्डेटा पढ़ाऊंगा, कॉर्डेटा में स्पेशली जब मैं वर्टिब्रेट पढ़ाऊंगा, मैं आपको बताऊंगा कि ये सीक्वेंस आपको बताऊंगा, ये सीक्वेंस बताऊंगा, PARAN। ये क्या परम लिखा हुआ है? ये आपका पाइसिस, ये है आपका एम्फीबिया, ये आपका रेप्टिलिया, ये आपका एव, और ये आपका मैमेलिया। ठीक है, तो ये जो पाइसिस हैं इनसे एडवांस आपके एम्फीबिया है, एम्फीबिया से एडवांस आपका रेप्टिलिया है, और रेप्टिलिया से एडवांस आपका कौन है? एव्स है, यानी कि बर्ड, और बर्ड से ज्यादा एडवांस कौन है? आपका मैमल। हर ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से क्या है, कुछ ना कुछ एस्पेक्ट में एडवांस है, लेकिन एग्जिस्ट सब कर रहा है। धीरे धीरे मॉडिफिकेशन होता गया, और मॉडिफिकेशन होने के साथ साथ नई चीजें इवॉल्व। इसी बात को डार्विन अंकल ने क्या कहा? डार्विन अंकल ने कहा कि डिसेंट विथ मॉडिफिकेशन। डिसेंट विथ मॉडिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि एक नई स्पीसीज जो हमें मिलती है वो पुरानी वाली के अंदर मॉडिफिकेशन का ही एक क्या है, एग्जाम्पल है। पुरानी वाली के अंदर मॉडिफिकेशन हुआ तो एक नई चीज हमें मिल गई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं पुराना वाला खत्म हो गया, नहीं। अब जैसे देखिए, आप दो भाई बहन हैं, दोनों भाई बहन का जो चेहरा है, बॉडी स्ट्रक्चर है ना, बॉडी फिजिक है, क्या दोनों की सिमिलर है? क्या दोनों का चेहरा, दोनों का रंग, दोनों की नो नाक सर। नक्शे क्या सिमिलर है? नहीं सिमिलर, देयर इज अ वेरिएशन। तो ये जो वेरिएशन होता है ये भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म जो हैं, जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, उनकी आने वाली जो प्रोजेनी होती है, उस प्रोजेनी के अंदर इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से बदलाव देखने को मिलता है। जैसे यू आर सेम एज योर मदर बट नॉट एग्जैक्ट कॉपी ऑफ योर मदर। यू कैन बी अ सिमिलर टू योर फादर बट कैन नॉट बी एग्जैक्ट कॉपी ऑफ योर फादर। कच्चा मैंगो नहीं बन सकते आप, जैसे जेरोक्स करके कच्चा मैंगो निकाल देता है, ऐसे नहीं बन सकते, बिकॉज देयर इज अ वेरिएशन ड्यू टू द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्यों होता है वेरिएशन? उसके पीछे की वजह आप जानते हैं। उसके पीछे की वजह सिर्फ इतनी है कि जब एक मेल स्पर्म, जो मेल गैमीट होता है, उसके अंदर हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं 23। फीमेल गैमीट जिसको हम ओवा कहते हैं, उसके अंदर भी हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। तो आधा मदर से आधा फादर से आया और वो आपस में फ्यूज हुआ, जाइगोट बना। लेकिन ये जो गैमीट का जो फ्यूजन होता है, इस गैमीट के बनने से पहले जो प्रोसेस हमारा कौन सा चलता है, मियोसिस चलता है। उस मियोसिस में एक स्टेज आती है, जिस स्टेज में क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है। उस क्रॉसिंग ओवर में जो क्रोमोसोम के जो सिगमेंट्स होते हैं आपस में नॉन सिस्टर क्रोमेटिड आपस में जेनेटिक मटेरियल को एक्सचेंज करते हैं, जिसकी वजह से उनके अंदर वेरिएशन क्रिएट होता है। और यही वेरिएशन की वजह से हम आप अपने माँ बाप के जैसे तो रहते हैं,
लेकिन उनकी एग्जैक्ट कॉपी हम नहीं बन पाते। ये सारी चीजें आप तब रिलेट कर पाओगे, कोरिलेट कर पाओगे जब आप एक थॉरोली पूरी चीजें पढ़ लोगे। उसके बाद आप जब फिर से बायोलॉजी पढ़ोगे उसी चैप्टर को, तो आपको लगेगा कि यार ये जो चैप्टर हमने क्लास वो उसमें 13 चैप्टर में पढ़ा था, इसका लिंक तो सेकंड चैप्टर में मिल रहा है। जिस दिन आप ये लिंक बनाना शुरू कर दोगे अपने आप और बनना शुरू हो जाएगा, उस दिन आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा कि हाँ आई कैन डू एवरीथिंग। इसके लिए आपको क्या करना है बेटा, जिस तरीके से मैं आपको गाइड कर रहा हूँ उसको आप फॉलो करें। बस इतना जानिए कि विदाउट इवोल्यूशन बायोलॉजी स्टडी जो होती है वो सेंसलेस है। इसलिए हर चीज की जब आप स्टडी करें तो उसके अंदर आप क्या देखें, उसके अंदर आप देखें कि क्या इवोल्यूशन हुआ है हमारे प्रिमिटिव वाले एनिमल। जैसे बड़ी सिंपल सी बात है कि जितने भी कार्निवोर एनिमल्स होते हैं, ध्यान देना, जितने भी कार्निवोर एनिमल्स होते हैं उनकी जो इंटेस्टाइन की जो लेंथ होती है, इंटेस्टाइन की जो लेंथ होती है वो हर्बीवोर के कंपेयर में कम होती है, छोटी होती है। अब आप बोलोगे सर ऐसा क्यों होता है? उसके पीछे का रीजन सिर्फ इतना है कि जो हर्बीवोर एनिमल्स होते हैं उनको सेलुलोज का डाइजेशन करना होता है, और सेलुलोज को डाइजेशन करने के लिए सेलुलोजिक फाइबर को हमारे इंटेस्टाइन में लॉन्ग टाइम तक टिके रहना जरूरी है और उसको लंबा ट्रेवल करना पड़ता है। और कार्निवोर एनिमल क्या है, एक जानवर दूसरे जानवर को मार के खा गया और खाने में क्या आ जाता है, प्रोटीन ही तो जा रही है। प्रोटीन को डाइजेशन आसानी से हो जाता है, उसको ट्रेवलिंग की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये सवाल आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि हर्बीवोर की इंटेस्टाइन ज्यादा लंबी होती है या कार्निवोर की, तो आपका जवाब होगा हर्बीवोर। ठीक, तो ये सब इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू है, आपको इवोल्यूशन से रिलेट करना पड़ेगा। ठीक है, अब जैसे देखिए एक अमीबा है आपका प्रोटोजोआ का मेंबर, पहला फाइला है प्रोटोजोआ। ठीक है, ये प्रोटोजोआ का मेंबर जो है आपका अमीबा है। अब इस अमीबा की खास बात यह है कि इसके अंदर वो सभी एक्टिविटीज ऐसी होती हैं जैसे आपके अंदर है। जैसे सनलाइट आपको अगर दिखाई जाए ज्यादा तो आप अपने आप को ऐसे सिकोड़ लोगे, पीछे भागोगे। आपको हीट दिया जाए, गर्म चीज पे आपका हाथ टच होता है तो आप अपना हाथ पीछे खींचोगे। ठीक है, पिन ऐसे चुभाया जाए तो अपना हाथ पीछे कर दोगे। ठीक है, खाना मिलेगा तो आप खाने की तरफ भागोगे अगर आप भूखे हैं। ये सभी एक्टिविटीज आपके अमीबा में होती है। तो एक मासूम से बच्चे ने सवाल पूछा कि सर ये सभी एक्टिविटीज हमारे अमीबा में होती है, जो कि एक सेल का ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर है, और वो सारी एक्टिविटीज हमारे अंदर भी होती है, सेम सेम, प्रोसेस अलग है, मेथड अलग है, लेकिन एक्टिविटी सेम। तो अमीबा को तो ज्यादा एडवांस होना चाहिए, हमको तो कम एडवांस होना चाहिए, तब हम अमीबा को प्रिमिटिव क्यों कहते हैं? आपका जवाब क्या होगा? मान लीजिए कि आपके छोटे भाई ने ये सवाल पूछा जो क्लास 6 में पढ़ता है और उसको पता है कि आप बायोलॉजी में सोच करके पढ़ते हैं, तो आप कोई भी जवाब दे सकते हैं। आप क्या जवाब दोगे? हिमांशु जवाब, छोटे भाई ने सवाल पूछ लिया कि अमीबा वाला और इंसानों वाली बात में, तो आप क्या जवाब दोगे? बोलो। हाँ सर। बताइए क्या जवाब दोगे आप? पता नहीं सर, क्या कहेंगे, शायद इस वजह से यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर। देखिए सेलुलरिटी का मामला तो है, आप बोलोगे कि हम एडवांस इसलिए क्योंकि अगर हमारी एक सेल दो सेल क्या, अगर मिलियंस ऑफ सेल्स रो डिस्ट्रॉय होती हैं फिर भी हम सर्वाइव करते हैं। लेकिन अगर अमीबा का एक सेल है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है ही वो, अगर वही जो है डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो उसका जो इंडिविजुअलिटी है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। तो बहुत सारे जवाब हैं आपको मिलेंगे। तो यहाँ पर हम आपको बता दें कि इम्पोर्टेंट फाइला में जो पहला फाइला आपका आता है वो है आपका प्रोटोजोआ। पहला फाइला कौन सा है बेटा? वो आपका है प्रोटोजोआ। प्रोटो मतलब प्रिमिटिव, जून मतलब होता है एनिमल। इसका एग्जांपल मैंने आपको बताया, इसमें आपके आते हैं अमीबा और इसमें आता है आपका पैरामीशियम। यूग्लिना भी आता है। हाँ जी, यूग्लिना भी आता है। इसके बाद आपका दूसरा फाइला आता है जिसको हम बोलते हैं पोरीफेरा।
पोरी वर्ड आया है पोरस से, और फियर का मतलब होता है बियरर या बॉडी। ठीक है, इसकी जो बॉडी होती है पोर बियरिंग एनिमल होते हैं, और इसका जो एग्जाम्पल है वो है आपका स्पॉन्जेस। ठीक है, तीसरा फाइलम जो आता है उसको हम बोलते हैं बेटा सिलेंट्रेटा। क्या कहते हैं? सिलेंट्रेटा। यहाँ पर वर्ड जहाँ कहीं भी एटा वर्ड लग जाए, ATA एटा, उस एटा को हम क्या बोलते हैं बेटा? एटा का मतलब ही होता है बियरर, यानी कि धारण करने वाला, एक्सेप्ट करने वाला। तो और ये जो सिलेंट्रेट वर्ड है, सिलेंट्रेट, सिलेंट्रेट का मतलब होता है सिलेंट्रॉन वर्ड का है सिलेंट्रा। क्या आया? सिलेंट्रा वर्ड कहाँ से है? सिलेंट्रॉन से, और सिलेंट्रॉन इसकी कैविटी होती है। इसका एग्जाम्पल है आपका हाइड्रा, इसका एग्जाम्पल है आपका हाइड्रा, इसका एग्जाम्पल है आपका जेलीफिश, एक्सेट्रा। ठीक है, मोटा मोटा आपको याद रखना होगा। चौथा फाइलम आपका है, चौथा फाइलम आपका है टीनोफोरा। बहुत ही माइनर फाइलम होता है टीनोफोरा। तो बेटा ये जो टीनोफोरा होते हैं माइनर फाइलम वाले, ये टीनोफोरा छोटा फाइलम है, बहुत ज्यादा इसके अंदर एनिमल्स नहीं होते हैं। ये आपका माइनर फाइलम है टीनोफोरा। तो टीनोफोरा के अंदर जो एनिमल्स आते हैं उसको हम बोलते हैं बेटा सी वॉलनट, सी वॉलनट। ठीक। अच्छा, एक चीज और यहाँ पर है, ये जो टीनोफोरा वाले एनिमल्स होते हैं ये पूरी तरीके से मरीन वाटर में रहते हैं, यानी कि ये कहाँ पर रहते हैं? ये आपके समुद्री पानी में रहते हैं, समंदर के पानी में, मरीन वाटर में रहते हैं, एक्सक्लूसिवली मरीन हम इसको बोलते हैं। फाइलम नंबर 5 जो आता है उसको हम बोलते हैं बेटा प्लेटी हेलमेंथी, प्लेटी हेलमेंथी। ये जो आपका प्लेटी हेलमेंथी है इसमें फ्लैट वॉर्म्स आते हैं। प्लेटी मतलब फ्लैट, हेलमेंस का मतलब होता है हेलमेंथिक वॉर्म। तो यहाँ पर ये फ्लैट वॉर्म्स आते हैं, और फ्लैट वॉर्म्स का जो बेसिक एग्जांपल है उसको हम बोलते हैं टेप वर्म। ठीक है, टेप वर्म हो गया, आपका लीवर स्लूप हो गया। ठीक है, टेप वर्म हो गया, लीवर स्लूप हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसके बाद प्लेटी हेलमेंथिस के बाद जो अगला फाइलम आता है उस अगले फाइलम को हम बोलते हैं बेटा नीमेट हेलमेंथिस। सर हेलमेंथिस मतलब? यहाँ पर वॉर्म्स आ गया, वॉर्म्स। नीमेट हेलमेंथिस का दूसरा नाम होता है बेटा नीमाटोडा, नीमाटोडा। नीमा मतलब होता है थ्रेड, ऑइडोस का मतलब होता है बॉडी। इनकी जो बॉडी होती है वो थ्रेड लाइक बॉडी होती है। आप घबराइए नहीं, एक एक फाइलम के बारे में हम सब डिटेल पढ़ाई करें। निमेटोडा का जो बेस्ट एग्जांपल है आप जानते हैं, उसको हम बोलते हैं बेटा एस्केरी। क्या बोलते हैं उसको? एस्केरी। इसी एस्केरी को हम बोलते हैं राउंड वर्म। फाइलम नंबर 7 पे आते हैं। निमेटोडा के बाद जो अगला फाइलम आता है उस फाइलम को हम बोलते हैं बेटा एनिलिडा। और एनिलिडा में जो एनिमल्स आते हैं आपके उनको हम बोलते हैं भैया अर्थवॉर्म। आपका अर्थवॉर्म हो गया, और आपका लीच हो गया, जोंक जिसको कहते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो एनिलिडा वर्ड लिखा हुआ है, इस एनिलिडा में एनिलिडा जो वर्ड आया है, ये जो एनिल है ना, एनिल वर्ड आया है एन्यूलस से। एन्यूलस का मतलब होता है रिंग लाइक बॉडी, और ईडा वर्ड आया कहाँ से? ऑइडॉस से, इसका मतलब होता है बॉडी। इसकी जो बॉडी होती है वो रिंग लाइक होती है। ठीक है, अब जैसे एक रिंग यहाँ पर बनी हुई है, फिर एक रिंग यहाँ पर 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 है, ऐसी रिंग बनी हुई रहती है, एक एक सेगमेंट में बटे हुए रहते हैं। तो इस तरीके की जो सेगमेंटेड बॉडी होती है, ये सेगमेंटेड बॉडी आपकी मेटामेरिकली सेगमेंटेड होती है, और ऐसे ही रिंग वाले बॉडी को क्या बोलते हैं बेटा? एनिलिडा फाइलम में इंक्लूड करते हैं। अब आप देखिए फाइलम नंबर 8 पर आता है, एनिलिडा के बाद जस्ट आता है आपका आर्थ्रोपोडा। यहाँ पर दो वर्ड है ऑर्थ्रो और पोडा। ऑर्थ्रो वर्ड आया ऑर्थ्रोस से, ऑर्थ्रोस का मतलब होता है ज्वाइंटेड। और ये जो पोडा वर्ड लिखा है यानी कि ये ऐसे फाइलम होते हैं इनके अंदर जितने भी एनिमल्स होते हैं उनके जो लेग होते हैं बेटा वो ज्वाइंटेड लेग होते हैं। ठीक है, इस आपका जो है ये ऑर्थ्रोपोडा के बहुत सारे एग्जांपल्स आप जानते हैं, जैसे आपके इंसेक्ट हो गए, ठीक है, आपका स्कॉर्पियन हो गया, ठीक है, आपका क्रैब हो गया। ये बहुत सारे इसके अंदर एनिमल्स आते
ये लार्जेस्ट फाइलम है, ठीक है। एनिमल किंगडम का, एनिमल वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट फाइलम है वो है आपका आर्थ्रोपोडा। इसके बाद 9 नंबर पर आपका आता है क्या, 9 नंबर पर आपका आता है मोलस्का। 9 नंबर पर आपका आता है मोलस्का। मोलस्का को कहते हैं आप सॉफ्ट बॉडीड एनिमल, ठीक है। ऐसे एनिमल्स होते हैं बेटा सॉफ्ट बॉडी वाले एनिमल्स होते हैं, और सॉफ्ट बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए इनकी बॉडी पर शेल पाया जाता है। आप जाकर क्या स्नेल्स वगैरह देख लीजिएगा, बरसात का सीजन है, आसानी से देखने को मिल जाएगा। स्नेल मोलस्का का मेंबर है, और इसका एग्जाम्पल भी आप लिख लीजिएगा। स्नेल हो गया, पाइला हो गया, ठीक है, पाइला हो गया। और एक एग्जाम्पल बड़ा बढ़िया है, ऑक्टोपस हो गया, ठीक है। इसके अंदर आपका आता है सीपिया हो गया, लॉलिगो हो गया, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो जो ये शंख वगैरह होते हैं ये, हाँ हाँ, जो शंख वगैरह होते हैं वो मोलस्का का मेंबर है। वो सारे एनिमल्स होते हैं। हाँ वो एनिमल्स। बचपन में क्या करते थे, जब हमारे घर बालू आती थी कब बनने के लिए, तो उसमें से शंख निकाल हाँ। करके छोटा छोटा ऐसे मुंह से ऐसे बजाते थे। तुम लोगों ने किया है? और क्या। नहीं किया? क्या किया पूजा, तुमने क्या किया? हम लोग क्या करते थे, जैसे ढेर सारा बालू का टीला रहता था, ऐसे हाथ डाल डाल के उसके अंदर सुरंग बनाते, सुरंग बना करके दूसरी तरफ से फिर सुरंग बनाते, फिर दोनों सुरंग को ऐसे मिला देते, मिलाने के बाद बेसिकली उसको क्लीन करते थे, खूब दिन भर उसी में लगे रहते थे। लकड़ी की गाड़ी बनाते थे, उसके अंदर से गुजारते थे, और कहते थे ये देखिए हमारी ट्रेन सुरंग से गुजर रही है। ये सब कलाकारी हम करती है, ठीक। तो ये 9 मोलस्का हो गया। अच्छा ये चीज पे याद रखना, यहाँ एनिलिडा ए, आर्थ्रोपोडा ए, एम फॉर मोलस्का, आम, ठीक है। इस आम को याद करना, बार बार अगर मैं आम आम बोलूंगा तो आप समझ जाइएगा एनिलिडा आर्थ्रोपोडा मोलस्का, ठीक है। ये सीक्वेंस में है, सीक्वेंस नहीं बनाना होता तो माम कह देते, ठीक। चलिए आगे चलो, मैं लेके इसको यस सर। देखिए। मोलस्का के बाद आपका जो फाइलम नंबर 10 आता है, उस फाइलम को हम बोलते हैं बेटा इकाइनो। अब सर बोलोगे कि सर ऐसा है, ये जो इकाइनोडर्मेटा इतना लंबा नाम आपने जब किया, आगरा से अलीगढ़ के बराबर इतना लंबा नाम लिखा है, इसका भी कुछ मतलब है? हाँ है ना, इसका मतलब है, ये वर्ड लिखा है इकाइनो, इकाइनो वर्ड आया इकाइनॉस से। इकाइनॉस का मतलब होता है स्पाइनी, स्पाइनी का मतलब होता है कांटेदार, और डर्मा का मतलब होता है क्या, डर्मा का मतलब होता है स्किन, डर्मा का मतलब क्या होता है स्किन, और एटा का मतलब हमने बताया था वियरर। एटा जिला मत समझ लेना कि ये जो जिला है, तो ऐसा एनिमल है ये जिसकी स्किन पर स्पाइंस लगे हुए हैं, मतलब क्या हो गया, स्पाइन बियरर एनिमल इज नोन एज द इकाइनोडर्मेटा। जाकर के स्टारफिश देख लो,
देखो स्टारफिश, देखो स्टारफिश, देखा है ना स्टारफिश, देखो स्टारफिश, ये देखो स्टारफिश, देखो स्टारफिश, देखो देखो भाई इसकी स्टारफिश, ये देखो, ये देखो स्टारफिश, बड़ा करके दिखाता हूँ मैं आपको, कहाँ गया ये डायग्राम इसका, ये देखो, ये देखो इसकी 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 पूरी बॉडी पर छोटे छोटे स्पाइंस पाए जाते हैं, देखो इधर स्पाइंस, बीचों बीच में स्पाइंस है ना, इसी स्पाइन की वजह से इसको स्टार, अब ये चूंकि स्टार शेप का है, स्टार शेप का है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, स्टार फिश। इज इट क्लियर? Yes, sir. गुड। इकानोडर्मेटा, इसका एग्जांपल क्या है, एग्जांपल लिख, तारा मछली, स्टार फिश। 11 नंबर पे क्या आता है आपका, हेमिकॉर्डेटा, हेमी का मतलब होता है आधा, कॉर्डेटा वर्ड आया कॉर्डा से, कॉर्डा का मतलब होता है नोटोकॉर्ड, यानी कि हाफ कॉर्डेट होते हैं। इसका एग्जांपल है बैलेनोग्लॉसस। तो शुरू में नाम लेने में थोड़ी दिक्कत तो आएगी, नाम बड़े अजीब अजीब से हैं, ऐसे नाम आपने जिंदगी में पहले सुने ही नहीं, और जिंदगी अभी आपकी कितनी बड़ी हुई है, 13 साल की तो है ही है ना, हेमिकॉर्डेटा। उसके बाद आ जाता है वो फाइलम जिसके अंदर पृथ्वी का सबसे खूंखार जानवर है, और वो फाइलम है कॉर्डेटा, और वो खूंखार जानवर का नाम है इंसान, है ना। इसमें मासूम सी फिश भी आती है, लट्ठा सा फ्रॉग भी आता है, जहरीला सांप आता है, गाना गाने वाली बर्ड्स आती हैं, उछल कूद करने वाला बंदर आता है, मॉन्की, ठीक है, और इन सब को अपने अंडर में रखने वाला कौन आता है, ह्यूमन आता है। सोचो जू में जानवर के बजाय इंसान रहने लगे और सारे जानवर बाहर निकल करके राज करें तो कैसा लगेगा? एक मूवी आई थी ना एप्स प्लेनेट करके, कुछ ऐसे ही था ना, क्यों एप वाली मूवी आई थी ना, देखा था? कौन से? कोई एप जो है, एप्स वाली ये वाली मूवी, एप्स वाली, क्या नाम था यार? पता नहीं। प्लेनेट ऑफ एप्स ऐसी कुछ था ना, नहीं पता था, कोई बात नहीं। अब देखिए ये सारी कहानियां हो गई, ठीक। नंबर 1 है, पहला है आपका बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, पॉइंट को बहुत ही आराम से, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। आखिर हम किस बेस पर इतनी ह्यूज डाइवर्सिटी को मैनेज करेंगे, क्योंकि इतनी ह्यूज डाइवर्सिटी आपके चारों तरफ देखने को मिल रही है, यहीं पर कुत्ता है, बिल्ली है, बंदर है, ठीक है, बीटल्स हैं, टिक्स है, माइट्स है, बफलो है, आर्थ्रोपोड्स के मेंबर कॉकरोचेस आपके साथ उठते बैठते हैं, छिपकली दीवार पे घूम रही है, छिपकली कीड़े को खा रही है। इतनी ज्यादा ह्यूज डाइवर्सिटी जो आप देख रहे हो, इसको क्लासिफाई करने का कुछ तो नियम होगा, वो नियम है, उन्हीं चीजों को बेसिकली उनके बेसिक्स को पढ़ना है हमें, उसी को हम बोले बेटा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। अगर हम ये पढ़ेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हाँ किस तरीके से किसी भी एनिमल को देख करके हम उसका जनरल कैरेक्टर बता सकते हैं। जैसे अगर आपके हाथ में एक अर्थॉन दे दिया जाए, आजकल आप लोगों ने अर्थॉन दिया हो, देखा होगा, एक हाथ में हमने रख दिया अर्थॉन, ठीक है, और दूसरे हाथ में रख दिया हमने कॉकरोच। आपसे हम पूछेंगे कि ये बताइए दोनों के बीच में फर्क क्या है, दोनों के बीच में सिमिलरिटी क्या है? आप बोलोगे सर दोनों के बीच में सिमिलरिटी ये है कि दोनों लिविंग ऑर्गेनिज्म,
ये जिंदा जानवर हैं। अब इसके अंदर अलग अलग कैरेक्टर क्या है? आप बोलोगे सर ये कैरेक्टर इसका अर्थवर्म का ऐसा है, ये बरोइंग धीरे एनिमल चलता है, है। मिट्टी को खोद करके जमीन के अंदर जाता है, मिट्टी को खाता है, सड़ी गली चीजों को खाता है, तो हम इसको बोलेंगे कि सर ये जो है आपका कैसा एनिमल है? सर आपका माइक म्यूट हो गया है। चलो आगे चलते हैं। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में नंबर 1 है ऑर्गेनाइजेशन। शगुफ्ता तुम सो जाओ बेटा, तुम सो जाओ। 1 घंटा तुमसे बैठा नहीं जाता है, तुम्हारी कमर में दर्द होने लगती है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हम देखते हैं कि एक लेवल आपका होता है प्रोटोप्लाज्मिक लेवल। ध्यान से सुनना हमारी बात। एक होता है हमारा प्रोटोप्लाज्मिक लेवल। सारे प्रोटोप्लाज्म आपस में जब यूनाइट होते हैं, मिलते हैं, तब वो बना लेते हैं क्या? सेल। तब उसको हम क्या बोलते हैं भैया? सेलुलर लेवल। तब उसको हम बोलते हैं सेलुलर लेवल। सारे सेल आपस में यूनाइट होते हैं तो ये बना लेते हैं क्या? ये बना लेते हैं आपके टिश्यू। सर प्रोटोप्लाज्मिक लेवल में समझ में नहीं आया। अरे जो प्रोटोप्लाज्म होता है यार, उनके अंदर जो सेलुलरिटी जो होती है, उसके अंदर ज्यादा जो है क्या कहते हैं, कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते हैं। हालांकि सेल में भी नहीं होता है, तो उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ जो फ्लूइड भरा होता है उसको हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। और जितनी भी बॉडी की एक्टिविटीज होती है उस प्रोटोप्लाज्म के थ्रू ही होती है। जैसे अमीबा को हम देख लें, किसको देख लें? अमीबा को देख लें। अमीबा के अंदर जो सीडोपोडिया बनता है, वो सीडोपोडिया किसकी वजह से बनता है? वो जो साइटोप्लाज्म या जो प्रोटोप्लाज्म होता है उसके मूवमेंट की वजह से बनता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? प्रोटोप्लाज्मिक। फिर सेलुलर लेवल आता है। सेलुलर लेवल में आपके ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर भी होते हैं, मल्टी सेलुलर भी होते हैं। फिर टिश्यू लेवल आ जाता है। टिश्यू लेवल के बाद कौन सा लेवल आता है? आपका ऑर्गन लेवल आता है, ऑर्गन सिस्टम लेवल आता है। ऑर्गन लेवल आया, फिर आपका ऑर्गन सिस्टम लेवल आ गया, ऑर्गन सिस्टम लेवल आ गया, ठीक है। तो ये लेवल होता है, ठीक। अब जैसे प्रोटोप्लाज्मिक लेवल का बेस्ट एग्जांपल क्या है? प्रोटोप्लाज्मिक लेवल का जो एग्जांपल है वो आपका हो गया प्रोटोजोन्स। सेलुलर लेवल का एग्जांपल जो हो गया वो आपका क्या हो गया बेटा? स्पॉन्जेस। टिश्यू लेवल का जो एग्जांपल हो गया वो आपका हो गया सिलेंट्रेट। सिलेंट्रेट। हाँ जी, वो सिलेंट्रेट हो गया। ऑर्गन लेवल के जो एग्जांपल्स हो गए, तो जो आपका ऑर्गन लेवल का फैटी। एग्जांपल है प्लेटिहेलमिन्थेस, प्लेटिहेलमिन्थेस, ठीक है। अच्छा, ऑर्गन सिस्टम जो होते हैं वो हायर एनिमल्स होते हैं, ठीक है। वो आपके निमेटोड से लेकर के, या आप पूरा इसको ऐसे ही मानिए
ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल को एक मानिए। तो ये आपका आ जाता है प्लेटीहेल्मिन्थेस से लेकर के जितने भी ऑनवर्ड्स होते हैं, जितने भी एनिमल्स होते हैं, वो सब आपके ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं। ठीक है बेटा, वो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं। ठीक, अब अगला देखिए, लिखिए इसको, यस सर लिख लिया। आगे लिखिए। अब बॉडी की सिमेट्री देखते हैं। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में आपका आता है दूसरा सिमेट्री। बॉडी की सिमेट्री, कैन यू डिफाइन द सिमेट्री? किसी चीज को सर दो हाफ पार्ट में डिवाइड करना सिमेट्री कहते हैं, इक्वल। दो से ज्यादा हाफ पार्ट में बढ़ गया तो इक्वली डिवाइड करना। in any body, when we put a longitudinal section from the midline of the body and makes a equal half, then that body is symmetrical. जैसे ये एक बॉडी है, इसको हम इक्वल हाफ में बांट सकते हैं, लॉन्गिट्यूडनली सेक्शन देंगे तो ऐसे काटो, दो बराबर हिस्सों में बढ़ गया, ऐसे काटो, दो बराबर हिस्सों में बढ़ गया, ऐसे काटो तिरछे में, दो बराबर हिस्सों में बढ़ गया। इस तरीके से एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, आप जो है बहुत ज्यादा भी आप लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन यहाँ से दे सकते हैं। तो ऐसी बॉडी जो सिमेट्रिकल तो हो लेकिन उनका जो डाइसेक्शन है, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है, ठीक है, वो मोर देन 2 हो, तब ऐसी बॉडी को हम बोलते हैं रेडियल सिमेट्री। और जहां पर लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन सिर्फ एक हो और बॉडी को दो इक्वल हाफ में बांटा जाए, जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ, आप अपने सर को अलग करना चाहेंगे, इधर देखो हमारी तरफ, एक बीच से एक डाइसेक्शन दीजिए, इधर जूलॉजी आ जाएगा, इधर बॉटनी आ जाएगा। नहीं समझ में आई बात? आगे सर आ गई ना? आधे सर इधर हो गए, आधे सर इधर हो गए, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको क्या बोलते हैं बेटा? सिमेट्री। अब इस सिमेट्री को हमने दो में बांटा, एक दो, तो एक तो हो गया आपका सिमेट्रिकल बॉडी जिसकी कोई सिमेट्री है, सिमेट्रिकल, और दूसरी हो गई आपकी एसिमेट्रिकल। एसिमेट्रिकल में जैसे आपके मेनली आ जाते हैं स्पॉन्जेस, मेनली आपके क्या आ जाते हैं बेटा? स्पॉन्जेस, ठीक है। सिमेट्रिकल में दो टाइप की सिमेट्री होती है, एक तो होगी आपकी रेडियल सिमेट्री और दूसरी होती है आपकी बाइलैटरल। रेडियल में आप कह सकते हैं कि मोर देन वन प्लेन ऑफ एक्सिस। यहाँ पर प्लेन ऑफ एक्सिस कितना होगा? 1 होगा। यहाँ पर कोई भी प्लेन ऑफ एक्सिस नहीं होगी, यहाँ पर इर्रेगुलर बॉडी होती है। बॉडी कैसी है यहाँ पर? इर्रेगुलर। जैसे यहाँ पर एग्जांपल, सिमेट्री आप देख रहे हो, ये एनिमल जो दिख रहा है आपको, इसको हम बोलते हैं हाइड्रा। ये देखो, ये एनिमल जो दिख रहा है इसको हम बोलते हैं हाइड्रा। इसकी जो सिमेट्री है वो कैसी है? रेडियल सिमेट्री। प्लेन ऑफ एक्सिस आप देख रहे हो, एक प्लेन ऑफ एक्सिस ये है, दूसरा प्लेन ऑफ एक्सिस ये है, ये वाला जो इधर से नीचे गया, ये तीसरा प्लेन ऑफ एक्सिस क्या है? ये वाला है, ये वाला है जो यहाँ से कटा है। तो इस तरीके से आज आप क्या करिए, टमाटर लीजिएगा या सेब लीजिएगा, सेब को बराबर हिस्सों में काटते हो ना, ऐसे काटो, ऐसे काटो, ऐसे काटो, जैसे भी काटो बराबर बराबर कटता है। कभी आपने सेब को ऐसे काटा है खाने के लिए? नहीं काटा है ना।
हमने सिर्फ ऐसे ही काटा है। तो ये जो सिमेट्री है आपकी कौन सी सिमेट्री है? रेडियल सिमेट्री। ये देखो ये जो सिमेट्री आप देखो ये वाली कैसी है? बाइलेटरल सिमेट्री है। दो ही तो प्लेन ऑफ एक्सिस है, सॉरी एक ही तो प्लेन ऑफ एक्सिस है। ये 20 से काटा इसको, तो 20 से काटा तो आधा क्रैब इधर चला गया, आधा क्रैब इधर चला गया। इस टाइप की जो सिमेट्री होती है उसको हम क्या बोलते हैं? बाइलेटरल सिमेट्री कहते हैं। अब इसमें आप क्या लिखेंगे? एक एक्सेप्शन लिखेंगे, इंपॉर्टेंट नोट करके लिखेंगे, इंपॉर्टेंट नोट करके लिखेंगे। इंपॉर्टेंट क्या है कि इन एडल्ट इकाइनोडर्म symmetry is radial. Symmetry is radial, but in larval stage, symmetry will be bilateral. ये कहने का मतलब क्या हुआ? ये कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर बच्चे कि जो बाइलेटरल सिमेट्री है, ये जो बाइलेटरल सिमेट्री है, ये बाइलेटरल सिमेट्री जो होती है ये एडवांस मानी जाती है। ये आपकी कौन सी सिमेट्री है? एडवांस है। लेकिन दूसरी तरफ ये जो रेडियल सिमेट्री है, इवोल्यूशन हाँ ये जो रेडियल सिमेट्री है, हाँ ये जो रेडियल सिमेट्री है ये आपकी कैसी प्रिमिटिव है। तो मामला क्या आ जाता है कि जो लार्वा होता है, लार्वा से डेवलप होता है एडल्ट, लार्वा से डेवलप होता है एडल्ट। तो एडल्ट के अंदर जो कैरेक्टर होना चाहिए वो लार्वा से एडवांस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यस सर। नियम यही कहता है कि लार्वा का जो कैरेक्टर होगा वो एडल्ट से क्या होगा? कम होगा, और एडल्ट का जो कैरेक्टर होगा वो लार्वा से अच्छा ज्यादा होगा। लेकिन यहाँ पर मामला उल्टा हो गया। सिमेट्री के केस में मामला उल्टा ये हो गया कि एडल्ट में रेडियल सिमेट्री मिल रही है हमको, और लार्वा में आपको एडवांस सिमेट्री मिल रही है जिसको हम बायलेटरल कह रहे हैं। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है बहुत बार पूछता है, हर बार पूछता है ये वाला क्वेश्चन, तो इसलिए हमने इसको इंपॉर्टेंट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर जो सिमेट्री है रेडियल वाली वो किसमें पाई जाएगी? रेडियल सिमेट्री मैं यहाँ पर एग्जांपल लिख देता हूँ। एग्जांपल आपका रेडियल सिमेट्री वाला एक तो हो गया आपका सिलेंट्रेट, दूसरा आपका हो गया एडल्ट इकाइनोडर्म, और आपका एग्जांपल आता है टीनोफोरा। ठीक है, बायलेटरल क्या होता है? बायलेटरल सब में होता है, प्लेटियल मेंसिस से लेकर के कॉर्डेटा तक। ये आपके प्लेटियल मेंसिस से लेकर के कॉर्डेटा तक, इन सब में जो सिमेट्री पाई जाएगी वो आपकी बायलेटरल सिमेट्री। ठीक है, कर लिया? हो गया? जल्दी करो। सर हो गया। अगला जो क्लासिफिकेशन का बेस है वो है आपका जर्म लेयर। जर्म लेयर वो लेयर होती हैं जिससे बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, जैसे आप सिंपल सी बात है कि जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में आप देखे हैं कि मेल गैमेट फीमेल गैमेट के साथ मिलता है तो जाइगोट बनता है। जाइगोट के बाद उसके अंदर क्लीवेज डिवीजन होता है, तो डिवाइड सेल को हम क्या बोलते हैं? ब्लास्टोमियर कहते हैं। फिर ब्लास्टोमियर से एक स्टेज आती है उसको मोरुला कहेंगे, फिर ब्लास्टुला कहेंगे, फिर एक स्टेज आती है गैस्ट्रुला कहेंगे। तो ये जो गैस्ट्रुला वाली स्टेज होती है उसके अंदर जर्म लेयर का फॉर्मेशन होता है। तो मैक्सिमम जो जर्म लेयर होती है वो कितनी होती है? 3 होती है। कितनी लेयर होती है? 3 होती है। तो 3 जर्म लेयर जो होती है उसको हम बोलते हैं बेटा एक्टोडर्म, फिर आपका आता है एंडोडर्म,
एक्टोडर्म और एंडोडर्म के डेवलप होने के बाद तीसरी लेयर डेवलप होती है जो बीच में होती है इन दोनों के, उसको हम बोलते हैं बेटा मीजोडर्म। ठीक है, तो ये मीजोडर्म तो बाद में डेवलप हो रही है ना, इसका मतलब पहले ये दोनों लेयर डेवलप होती हैं। कौन कौन सी? एक्टोडर्म और एंडोडर्म डेवलप होती हैं। तो ऐसे भी इतिहास में ऐसे भी एनिमल हैं जिनके अंदर सिर्फ ये दो जर्म लेयर पाई जा रही हैं, ये नहीं मिल रही है। तो जिनके अंदर सिर्फ ये दो जर्मिनल लेयर पाई जाएंगी तो उनके अंदर जर्मिनल लेयर 3 ना होकर के कितना होगा? 2 होगा। तो 2 अगर जर्मिनल लेयर मौजूद हैं तब हम इसको बोलेंगे डिप्लोब्लास्टिक। तो जर्म लेयर के बेसिस पर एनिमल्स को हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया। कौन कौन सा? ध्यान दीजिएगा। एक है आपका डिप्लोब्लास्टिक और एक है आपका ट्रिप्लोब्लास्टिक। एक है डिप्लोब्लास्टिक और एक है ट्रिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक में 2 जर्मिनल लेयर होंगे आपके। कौन कौन सा? बाहर की तरफ एक्टोडर्म होगा और अंदर की तरफ कौन सा होगा? एंडोडर्म होगा। ट्रिप्लोब्लास्टिक में 1 2 3। कौन कौन सा भैया? एक्टोडर्म, एंडोडर्म और बीच में आएगा मीजोडर्म। तो अगर तीनों जर्मिनल लेयर हैं तो ट्रिप्लोब्लास्टिक, 2 जर्मिनल लेयर हैं तो डिप्लोब्लास्टिक। ठीक है क्या बेटा? अब देखिए ये डिप्लोब्लास्टिक एनिमल का बेहतरीन एग्जांपल कौन सा है? इसका एग्जांपल होगा आपका स्पॉन्जेस, सिलेंट्रेट और टीनोफोर। इसके अलावा टीनोफोर के बाद क्या आता है आपका? प्लैटिहेल्मिन्थेस। तो इसका एग्जांपल हो जाएगा प्लैटिहेल्मिन्थेस टू ऑनवर्ड मतलब कॉर्डेटा। प्लैटिहेल्मिन्थेस टू कॉर्डेट। ठीक ठीक है, सीलों की नहीं लिखा था मैंने। मुबारक। सर हो गया। क्लास भी हो गई आप